हेलो, नमस्कार साथियों। साथियों, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के सीईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये मिक्स मॉडल पेपर है। इसमें वे सभी प्रश्न सम्मिलित हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। जी हाँ साथियों, 25 सितंबर को जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, उस एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं, यही पेपर आएगा, ठीक है? यानी कि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आपको सीईटी के अंदर 300 में से 250 नंबर लाने हैं तो इस क्लास को एंड तक वॉच करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अब की बार सीईटी पार, ठीक है? तो सीईटी को अगर आपको पार करना है, सीईटी के अंदर आपको अच्छे अंक लाने हैं, तो आपको इस क्लास को एंड तक वॉच करिएगा। इनमें से बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट हो सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सीईटी की तैयारी के लिए संपूर्ण प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण क्लासेस हैं हम एग्ज़ाम तक इस चैनल पर करते रहेंगे। तो वीडियो को रोज़ाना ज्वाइन करते रहिएगा, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की। चलिए, तो देखिए, आज का जो सीईटी एग्ज़ाम का महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो सकते हैं। तो आपको इनमें से जिस भी क्वेश्चन का अंदर पे आंसर पहले से आता है, आप साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है? तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? तो देखिए, राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र कौन-सा नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं गोटन, मोडक, ब्यावर, गुलाबपुरा। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा गुलाबपुरा। राजस्थान में सीमेंट उद्योग का एक केंद्र नहीं है क्योंकि यह भीलवाड़ा में स्थित है और ये वस्त्र उद्योग का केंद्र है, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हम यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन-सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है? तो जो ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, हमें उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 निहाल टावर धौलपुर, मोड़ा पहाड़ झुंझुनू, हज़रत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर, कन्हैयालाल बागल हवेली चूरू। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि हज़रत कमरुद्दीन शाह की जो दरगाह है, ये कहाँ पर है? नागौर में तो नहीं है, ये झुंझुनू में है, ठीक है? झुंझुनू में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? किस चाहमान चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो देखिए, ऐसा कौन सा चौहान शासक था जिन्होंने 12वीं शताब्दी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो इसके ऑप्शन हैं उदय सिंह द्वितीय, राणा सांगा, विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन 4 है राणा हमीर। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी में चौहान शासक थे जिन्होंने बिसलपुर की स्थापना की थी। तो ये चौहान शासक हैं राणा सॉरी विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है? तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो देखिए, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल की स्थापना जो है ब्यावर में की गई। तो ये स्थापना किस वर्ष में की गई, ठीक है? तो इसके ऑप्शन हैं 1906 में, 1925 में, 1938 में, 1889 में। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल जो कि ब्यावर में स्थित है। तो इसकी स्थापना जो है
1890 में की गई और ये जो स्थापना है किसके द्वारा की गई? यह स्थापना दामोदर दास द्वारा की गई थी। ठीक है, दामोदर दास द्वारा यह स्थापना, इस मिल की स्थापना की गई थी। और कब की गई? तो 1889 में। ठीक है, 1889 में स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। ठीक है, और इसी प्रश्न से बहुत से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो प्रश्न बन रहे हैं, हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने के उल्लेख नहीं पाए गए हैं? ठीक है, जब कोई बाहरी विदेशी आक्रमण करता था तब जो किले के अंदर स्त्रियां होती थी उनके द्वारा जौहर किया जाता था। ठीक है, जैसे कि चित्तौड़ का जौहर, तो आपको याद होगा। तो इसी प्रकार किस किले का जौहर का उल्लेख नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 गागरोन, रणथंभौर, जालोर, सिरोही। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिरोही। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए इसके अलावा अगर पूछा जाए कि गागरोन किले का जो जौहर है कब हुआ था, तो इसका जो सन है इस प्रकार है। चलिए तो देखिए गागरोन का जो जौहर हुआ था ये 1423 ईस्वी में हुआ था और रणथंभौर का 1301 ईस्वी में। ठीक है, और इसी के साथ में सिवाना का जो जौहर हुआ था यह 1308 और जालोर का 1311। और देखिए इसी के साथ में एक और क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का, अगर चित्तौड़ किले के 2 जौहर हुए थे और कौन कौन से सन में हुए थे, तो ये सन आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, सन आप कमेंट ज़रूर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? तो देखिए 5 जून 1531 जब राव गंगा की मृत्यु हुई थी, तो इस तिथि को मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 जसवंत सिंह, ऑप्शन 2 मालदेव, ऑप्शन 3 वीरमदेव, ऑप्शन 4 है सातल देव। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से राव गंगा की मृत्यु के बाद में 5 जून 1531 इस तिथि को मालदेव मारवाड़ का शासक बना था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? तो देखिए वह जिला कौन सा है जहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 हनुमानगढ़, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 करौली, ऑप्शन 4 है जैसलमेर। तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से कौन सा ऑप्शन कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो इसके ऑप्शन हैं दुर्गीकरण, अग्निकुंड, मिट्टी की ईंटें के घर। तो ये सभी क्या है, कालीबंगा से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए? ये आहड़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आहड़ से। तो ज़रूर याद रखिएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा सिलाई गई थी। तो देखिए जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह
द्वारा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? स्थान का नाम पूछा गया है इस रिक्त स्थान के यहाँ पर। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं लाहौर, बंगाल, चीन, बलूचिस्तान। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई? लाहौर। ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो देखिए कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन 2 जल विद्युत शक्ति, ऑप्शन 3 पवन ऊर्जा और ऑप्शन 4 है जैवबार ऊर्जा। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से वह ऊर्जा जो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, यह है ऑप्शन बी जल विद्युत शक्ति। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 नाक, सिर, कान, पाँव। तो इस प्रश्न का बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, मदार बांध रिक्त स्थान है, तो नदी पर बनाया गया था। तो मदार बांध किस नदी पर बनाया गया था, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है ना, तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 सोम नदी, माही नदी, साबरमती नदी, बेड़च नदी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मदार बांध बेड़च नदी के किनारे बनाया गया था, यानी कि बेड़च नदी पर बनाया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बेड़च नदी जो है कहाँ पर है? तो ये अपने उदयपुर में है। ठीक है, जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उदयपुर में है। तो इसी उदयपुर के नाम से उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को भी ज़रूर याद रखिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और इसी के साथ में और भी क्वेश्चन बन रहे हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है, गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है। तो गरासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? गोमती। तो देखिए यहाँ पर जो भील जनजाति का मुखिया होता है वो कहलाता है गमेती। ठीक है, भील जनजाति का मुखिया गमेती कहलाता है। ऑप्शन 2 है भगत, सहरोल और सहलोत। तो गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है सहलोत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में अगर पूछा जाए कि सहरिया जनजाति का मुखिया कहलाता है, तो सहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? तो ज़रूर याद रखिएगा, कोतवाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोतवाल। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? तो इस अनुच्छेद के नाम हैं अनुच्छेद 153, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 163, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 157 और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 155। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है
वह अनुच्छेद जिसमें कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 155। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। इंदिरा गांधी शहरी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है। तो देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा क्या रखी गई है? तो इसके ऑप्शन है 18 से 60 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो दिन होते हैं 100 से 125 दिन का इसमें समय रहता है, यानी कि इसका जो महीने के वगैरह ये जो समय रहता है इसमें काम रहता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, पोंची या पूंची, देखिए पोंची या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो देखिए पोंच आभूषण जो है शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 कलाई पर, पैर में, गर्दन में, नाक पर। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से पोंच नामक जो आभूषण है ये शरीर के कलाई पर पहना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो देखिए राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 लाल पीली, लाल और लोमी, और ऑप्शन 3 है लाल और रेतीली, ऑप्शन 4 है भूरी और रेतीली। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण वह मृदा जो उर्वरक है यह है भूरी और रेतीली। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से ज़िले में मिलता है। तो देखिए अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से राजस्थान के कौन से ज़िले में मिलता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 झालावाड़ ज़िले में, जयपुर ज़िले में, जालौर ज़िले में और जैसलमेर ज़िले में। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा अर्जुन का वृक्ष मुख्य रूप से राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान से संबंधित है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, और अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उन परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं ये, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो उस समय जो क्या है कि अपने राजस्थान के ये जो वर्तमान में ज़िले हैं ये ज़िले नहीं होकर के अलग अलग राज्य के रूप में थे। ठीक है, अलग अलग रियासतों के रूप में थे। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो इसके ऑप्शन है झालावाड़, जयपुर, बूंदी और करौली। तो इसमें से जो सहायता भेजने वाला राज्य था यह है करौली। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन है राणा लाखा, ऑप्शन 2 कुंवर पृथ्वीराज, ऑप्शन 3 संप्रति, ऑप्शन 4 थे मान मौर्य। तो देखिए सबसे पहले बात करें अगर इसके वास्तुकार की, तो वास्तुकार थे इसके मंडन। ठीक है, तो ऑप्शन इस प्रश्न का जो संस्थापक था इस कुंभलगढ़ दुर्ग का, ये है संप्रति। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा में पाई जाती हैं। तो जिप्सी फेरस मृदा राजस्थान के कौन से ज़िले में पाई जाती हैं, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 बीकानेर, ऑप्शन 2 कोटा, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 थे अजमेर। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन 1 बीकानेर सही आंसर हो जाएगा। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा बीकानेर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूपारेल नदी का उद्गम होता है। तो साथियों रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका ऑप्शन है रघुनाथगढ़ से, कुंभलगढ़ से, राजौरगढ़ से, उदयनाथ की पहाड़ियों से। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रूपारेल नदी का जो उद्गम है यह उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है कि सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटक सर्किट में स्थित है। तो देखिए सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटक सर्किट कौन सा है जहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ढूंढाड़, ऑप्शन 2 ब्रज मेवात, ऑप्शन 3 मेवाड़, ऑप्शन 4 थे वागड़। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के ब्रज मेवात में स्थित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ब्रज मेवात जो है राजस्थान के अलवर में स्थित है। कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन है 1946 में, 1942 में, 1945 में और 1936 में। तो देखें इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1942 में। और इसी के साथ में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना अगर पूछी जाए तो प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी 30 जून 1946 को। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो सकता है, तो इस प्रश्न को आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 सांगा, जोधा, बीका और सिहा। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक था सिहा। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। और ये जो
इनका जो शासनकाल था 1240 के मध्य था। ठीक है, 1240 के मध्य, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को आरंभिक की गई। तो देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को कब आरंभ की गई थी? तो इसके ऑप्शन है 31 अक्टूबर 2013, 7 अप्रैल 2013, 1 मई 2013, 2 अक्टूबर 2013। तो देखिए इसके साथ में एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है कि निःशुल्क जांच जो योजना शुरू की गई, ये 7 अप्रैल 2013 से इसकी शुरुआत की गई और निःशुल्क दवाई योजना की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2011 से शुरू की गई थी। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 27। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है। तो देखिए हवा महल की तीसरी मंजिल का कौन सा नाम है? तो इसके ऑप्शन है विचित्र मंदिर, शरद मंदिर, प्रकाश मंदिर, रतन मंदिर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। ठीक है, और इसमें जो खिड़कियां हैं, खिड़कियां कितनी थी? 953। ठीक है, और 300। तो देखिए अगर आपको हवा महल की खिड़कियों के बारे में पूछा जाए कि कितनी खिड़कियां थी, तो इसके 953 खिड़कियां थीं और 365 इसके झरोखे थे। ठीक है, 365 झरोखे और 953 खिड़कियां थीं। ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो सकता है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार है, मल्लिनाथ जी का पशु मेला कब प्रारंभ होता है? तो इसमें जो तिथि हैं पूछी गई हैं और इसी के साथ में मल्लिनाथ जी का जो पशु मेला है यह तिलवाड़ा बाड़मेर यानी कि बालोतरा में आयोजित होता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो अब इसके जो तिथि हैं इसके ऑप्शन हैं चैत्र शुक्ल एकादशी को, ऑप्शन 2 चैत्र कृष्ण नवमी को, ऑप्शन 3 चैत्र अमावस्या को, चैत्र कृष्ण एकादशी को। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चैत्र कृष्ण एकादशी को मल्लिनाथ जी के जो पशु मेला है प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। रामसागर वन विहार अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए रामसागर वन विहार अभयारण्य राजस्थान के कौन से ज़िले में अवस्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 करौली, ऑप्शन 2 भरतपुर, ऑप्शन 3 सवाई माधोपुर, ऑप्शन 4 है धौलपुर। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राम सागर वन विहार अभयारण्य जो है राजस्थान के धौलपुर ज़िले में अवस्थित है और इसका जो धौलपुर के केसर बाग में स्थित है। कहाँ पर है? केसर बाग में, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को कहते हैं? तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 कुमारी, ऑप्शन 2 खील, ऑप्शन 3 दजिया, ऑप्शन 4 है दीपा। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा दजिया और ये मैदानी क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के
पशु परिचर और सीटी एग्ज़ाम दोनों परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम खास करके जो सीटी का 25 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, उस परीक्षा में ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे और एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो देखो तो देश साथियों, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।